वहीं दूसरी ओर कृति भी उसके जवाब को पाकर काफी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन जब उसे कोई बात ठीक से क्लियर नहीं हुई तो उसने पूरी तरह उसके जवाब को अपने दिमाग से बाहर कर दिया और तब आयांश की तरफ अपनी नजरों को मोड़कर बोली, आयांश अब तुम्हारा टर्न, एकांशी के बारे में कुछ बताओ। लेकिन एकांशी ने जितने शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे कम शब्दों में एकांशी के बारे में बताओ। सवाल सुनने के बाद आयांश ने काफी देर तक एकांशी को ऐसे ही निहारा। जब वह पहली बार उसके बेड पर मिली थी तब से लेकर आज तक एकांशी ने कभी कोई मांग नहीं की थी सिवाय इसके कि वो उसे दुनिया की सबसे कोमल बिल्ली कहकर पुकारे। इसीलिए उसने अपने होठों को खोला और कहने लगा, दुनिया की सबसे कोमल बिल्ली में से एक है एकांशी। कृति, क्या अब तुम संतुष्ट हुई? कहते हुए उसने एकांशी के श्रम से लाल हो चुके गालों पर एक नजर डाली जो इतनी प्रेमी और लाल दिखाई दे रहे थे कि आयांश का बुरा मूड कुछ हल्का हो गया। दुनिया की सबसे कोमल बिल्ली कहते हुए कृति ने हैरानी से अपना मुंह सामान्य से बड़ा खोल लिया और एकांशी को ही देखने लगी। असहज हो चुके सिचुएशन की वजह से एकांशी ने अपने सर को नीचे कर लिया और खाने को खाने लगी और आयांश एक हल्की मुस्कान लिए एकांशी की उस रात की हर एक बात को याद करने लगा। खाने का एक चम्मच अपने मुंह में डालकर आदित्य की ओर कृति की ओर कर नजरों से देखते हुए एकांशी मन ही मन सोचने लगी, आयांश इस बात को लेकर मेरा कितना मजाक बनाते हैं, मैं बस एक बार ही तो ये कहा था। वह सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी की पकड़ महसूस हुई, जिसके एक पल बाद एक आवाज उसके कानों में पड़ी जो कि उसकी इस लड़के की थी जिसे कुछ समय पहले एकांशी को रोककर उसे परेशान कर रहा था। तो तुम यहाँ आकर खाना खा रही हो? मुझे यकीन था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा था, लेकिन उसे समय से मैं ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर तुम हो कौन। कहते हुए हर्षित ने आयांश के ऊपर भी एक नज़र डाली और हंसते हुए बोला, क्या बात है, तुम भी यही हो? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे उसूल कैसे हैं। कम से कम यह इस बदचलन बेशर्म लड़की से तो अच्छे और ऊंचे ही हैं जो अपनी रंगीन रात के लिए काफी दिनों तक ट्रेंडिंग सर्च लिस्ट में थी और अब मेरे सामने ऐसे बन रही हो जैसे इस दुनिया में तुम दोनों जितना शरीफ कोई हो ही ना। लेकिन उसे रात जब तुम दोनों मीडिया द्वारा एक कमरे में रंगे हाथ पकड़े गए थे वहां पर मैं भी बतौर गेस्ट मौजूद था। इधर लंदन में शाम के 5 बजे चुके थे। नैनिका ने इंडिया लौटने की खबर अपने असिस्टेंट को दे दिया था। फ्लाइट में कुछ घंटे ही बचे थे जिसके कारण वह पहले अपने पिता के बताए जगह पर एक बार जाकर देख लेना चाहती थी। वो जाने के लिए उत्सुक थी कि आखिर वहां ऐसा भी क्या था जो उसके हैं फैसले को बदलने में मदद करेगा। हालांकि वो मानवीर के साथ दोबारा रिलेशन में ना आने का अपना पूरा मन बना चुकी थी। चाहे वहां वह जो कुछ भी हो वह कभी भी मनवीर के साथ रिश्ते में नहीं बंधेगी। अपने फैसले पर अड़े हुए नैनिका ने परिवार के सभी लोगों को अलविदा किया। ये बात और थी कि उसकी बहन अलीशा और उसकी सौतेली माँ ने उसे देखा तक नहीं और मुंह बनाते हुए लिविंग रूम में अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नैनिका को जाने से पहले उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे दुलार आते हुए बोल, चाहे आप जो कुछ भी करें जिंदगी में हमें मैं आपके साथ हूँ। अपनी माँ और मेरे रिश्ते की कड़वाहट कोई आप खुद तक मत आने दीजिएगा। हमारे डिवोर्स के बावजूद भी आपकी माँ और मेरा प्यार हमेशा आपके लिए एक समान ही होगा और आपको अपनी बिजनेस के लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने सबसे खास क्लाइंट को आपके साथ काम करने के लिए मना लिया है।
जाने से पहले मेरे दिए हुए एड्रेस पर जरूर जाएगा, वह आपको वहीं पर मिल जाएंगे। मिस्टर सिंह ने बचपन से ही कभी भी नैनिका पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। शायद इसी बात की उन्हें गिल्ट थी, जो आज जब वह नैनिका को उदास देख रहे थे तो उनकी मदद करना चाहते थे। उसे वापस पहले की तरफ कॉन्फिडेंस हंसता हुआ अपनी सारी मुश्किलों से अकेले ही लड़ता हुआ देखना चाहते थे। इसीलिए जब नैनिका उन्हें बाय करते हुए घर से निकली तब उनकी आंखों के कोने में आंसुओं की चंद बूंदें जमा हो गई, जिन्हें बहाने से रोकने के लिए वह अपनी आंखों की पुतलियां को ऊपर की ओर उठाकर शिवलिंग को देखने लगे। इधर नैनिका भी अपने पिता से अलविदा लेकर थोड़ी उदास हो गई थी, लेकिन जैसा कि वह कई सालों से अकेली ही रहती आई थी, इसलिए इस बार भी उसने खुद को जल्दी ही समझा लिया और घर के बाहर रुके कैब में बैठ गई। बैठने के बाद उसने कैब ड्राइवर को अपने पिता के दिए हुए एड्रेस को बताया और चलने के लिए इंगित कर दिया। कुछ ही देर में ड्राइवर ने टैक्सी को एक सफेद घर के सामने खड़ा कर दिया, जो काफी बड़ा नहीं था। बाहर से देखने पर ही यह साफ मालूम हो रहा था कि उसमें 2 से 3 कमरे ही होंगे, फिर भी वह छोटा सा घर काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। घर के सामने बहुत सारे गमले भी रखे हुए थे, इसके फूल हर तरफ खुशबू बिखरे हुए थे। घर के डोरबेल के करीब एक सुंदर सी सुनहरी घड़ी लटकी हुई थी, जिसे देख अचानक नैनिका रुक गई। उसे याद आया कि बिल्कुल इसी तरह की एक घड़ी उसने मनवीर के जन्मदिन पर उसे गिफ्ट किया था। वह नहीं जानती थी कि वह घड़ी यहाँ कैसे थी, लेकिन उसके दिमाग में यह बात जरूर समा गई कि इस घर का मालिक कोई और नहीं बल्कि मनवीर है। मनवीर की यहाँ पर उपस्थित की बात दिमाग में आते ही नैनिका बिना पीछे सीढ़ियों का ख्याल किए अपने कदमों को पीछे लेने लगी। वह किसी भी तरह से मनवीर को अपने सामने लाकर खुद को कमजोर नहीं कर सकती थी। शायद यही कारण था कि वह यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वह मात्र 2 से 3 कदम ही पीछे चली थी कि तभी सीढ़ियों की वजह से उसके पैर का बैलेंस बिगड़ गया और अगले ही पल वह एकदम से गिरते हुए सीढ़ियों के नीचे ग्राउंड पर पहुंच गई। गिरने के क्रम में उसने एक गमले को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन खुद के साथ उसने उसे गमले को भी गिरा दिया था। इधर घर के अंदर बैठे मनवीर को नैनिका के यहाँ आने की कोई खबर नहीं थी और ना ही उसे वापस नैनिका की जिंदगी में लौटने का कोई रास्ता ही नजर आ रहा था। इसीलिए वह पिछले रात के बस एक ही जगह पर बैठे हुए ड्रिंक किए जा रहा था। यह नशे की वजह से था या थकावट की वजह से, लेकिन मनवीर ने बाहर से आई आवाज पर कोई खास अटेंशन नहीं दिया। उसी पल उसका फोन रिंग करने लगा, जिससे किसी तरह अपने पॉकेट से निकाल उसने रिसीव किया और नशे की वजह से लड़खड़ाते हुए बोला, हाँ हेलो, मैं अपनी नैनिका का दिल तोड़ने वाला बेवकूफ आदमी बोल रहा हूँ। तुमने अभी किसी का दिल तोड़ा है क्या? मेरे पास फोन क्यों किया है? फोन की दूसरी तरफ से नैनिका के पापा की सशक्त आवाज आई, तुमने शराब पी रखी है। मैंने इतनी मेहनत से नैनिका को बहला फुसला कर तुम्हारे घर भेजो ताकि तुम दोनों अकेले में बात करके अपने झगड़े को सुलझा सको, और तुम वहां बैठकर ड्रिंक कर रहे हो। नैनिका यहाँ आई है। मिस्टर सिंह की आवाज सुनने के तुरंत बाद मानवीर की तेज और आवाक आवाज पूरे घर में गूंजी, जिसके एक पल बाद ही वह वापस उदासी से सोफे पर बैठ गया और कहने लगा, नहीं वह क्यों आएगी यहाँ? उसका तो दिल तोड़ा है मैंने, वह मुझे देखना तक नहीं चाहती, फिर वह क्यों आएगी?
यहाँ मानवीर को फोन पर ही बड़बड़ाते हुए सुन मिस्टर सिंह अब और अधिक जल गए और एकाएक मनवीर पर चिल्लाते हुए बोले, तुम शांत हो जाओ, पहले ही ड्रिंक करके मेरा बनाया हुआ काम खराब कर चुके हो, अब जाके कोई एंटी अल्कोहल ड्रग लो और बाहर खड़े होकर मेरी बेटी का इंतजार करो, वह जैसे ही वहां पहुंचते ही उसे पकड़ लेना और मना कर ही दम लेना, वरना मैं उसकी दूसरी जगह है शादी कर दूंगा। इतना कहने के बाद मिस्टर सिंह ने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने कान से फोन को नीचे करते हुए खुद में ही बड़बड़ाए, कैसा आशिक है यहाँ, इससे अच्छा तो मैं था अपने जमाने में। वहीं दूसरी ओर मानवीय फोन के डिस्कनेक्ट होने के बाद भी फोन को कान से लगाए हेलो हेलो बोलता रहा। काफी देर बाद जब उसे मिस्टर सिंह की बात समझ आई तब अचानक से खड़े होकर उसने किसी तरह घर की लाइट जलाई और लड़खड़ाते हुए घर में राखी सारी डॉवर्स को खोलकर एंटी अल्कोहल ड्रंक ढूंढने लगा, लेकिन जैसा कि वह कभी कभार ड्रिंक किया करता था इसीलिए उसके घर पर कोई अल्कोहल ड्रिंक मौजूद नहीं था। काफी ढूंढने के बाद जब उसके हाथ कुछ भी नहीं आया तो वह वैसे ही गिरते पड़ने दरवाजे तक चला गया। हालांकि दरवाजे को खोलने में उसे लगभग 5 मिनट का वक्त लग गया क्योंकि वह इतना ज्यादा नशे में था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दरवाजा की नोट को किस ओर घूमना है। दरवाजे को खोलने के बाद वह सीधे चलने के वजह मुड़ गया और अपने कदम पीछे लेते हुए दरवाजे की तरफ मुंह किए गाने लगा, दरवाजे खुल जाओ, मेरा महबूब आने वाला है, मेरा महबूब आने वाला है। नशे में पूरा शरीर डोलने की वजह से वह खुद को संभाल नहीं पाया और जिन सीढ़ियों से कुछ देर पहले नैनिका गिरी थी उन्हें सीढ़ियों से वह लोड करते हुए वह ग्राउंड पर जा गिरा। गिरने के साथ ही उसने एक हल्की लड़की की चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे उसका सर किसी ऊंची जगह पर रखा हुआ बड़ी ही आसानी से महसूस जो रहा था, जो कि फर्श की तरह कठोर नहीं था बल्कि वह काफी मुलायम और आरामदायक लग रहा था। दूसरी तरफ नैनिका गिरने के बाद उठने की कोशिश में लगी थी कि तभी उसने सीढ़ियों के ऊपर से मनवीर को नीचे गिरता देखा था, जिसके एक पल बाद ही वह सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे उसके शरीर पर आज गिरा था।